अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन इस खाके को शुरू किए थे जिसे इस्मत चुगताई ने लिखा है। पेज नंबर 119 तक हो चुका था। आज हम पेज नंबर 120 शुरू करते हैं, जिसमें हमने इससे पहले देखा कि इस्मत चुगताई मंटो से मिलने के लिए, सादत हसन मंटो से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर गई हुई है और जाने के बाद उन्होंने जो मंजर देखा, जब उनसे जो बातचीत हुई, उसको एक खाके की शक्ल उन्होंने पेश किया है। आगे क्या गुफ्तगू उनके दोनों के दरमियान हुई देखो। इलाज 3 साल हुए, डॉक्टरों ने कहा था साल भर में मर जाओगे, तुम्हें टीबी है। साफ जाहिर है कि मैंने न मरकर उनकी पेशन गोई को सच्चा साबित न होने दी, उनकी पेशन गोई सच्ची साबित न होने दी। इससे तो मेस्मरिज्म और जादू करने वाले ज्यादा अक्लमंद होते हैं। अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको बीमारी है, वो टीबी की बीमारी है और आप चंद ही महीनों में टीबी की बीमारी की वजह से आप मर जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सालों के बावजूद भी मैं मर न सका और डॉक्टर ने पेशेंट गोई की थी वो गलत साबित कर दी। यही आपसे पहले एक बुजुर्ग फरमाया करते थे। कौन बुजुर्ग? मेरे भाई अजीम बेग 9 मन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। इस्मत चुगताई ने कहा कि इससे पहले ये इसी बात को एक बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, जो मेरे बड़े भाई है अजीम बेग, आज वो दुनिया में नहीं रहे और 9 मन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे। कहने का मतलब है कि दुनिया से चले गए और कब्र में है। थोड़ी देर हम अजीम बेग के फन पर बहस करते रहे। आए थे सिर्फ मुलाकात करने, लेकिन बातों में रात के 11 बज गए। शाहिद जो हमारी झड़पे अलग थलग बैठे देख रहे थे, भूख से तंग आ चुके थे। मलाट पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा, लिहाजा खाना खा ही लिया जाए। मंटो ने मुझसे अलमारी से प्लेटें और चमचे निकालने को कहा और खुद होटल से रोटी लेने चला गया। बातों बातों में रात के 11 बज गए और शाहिद जो उनके साथ आए हुए थे, उनके जो शौहर थे, खाविंद थे, वो बैठे बैठे इनकी बातें तो सुन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भूख तड़पा रही थी। और उन्होंने कहा कि अगर मलाड जाएंगे तो रात के 1-2 बज जाएंगे, लिहाजा खाना यही खा लिया जाए। और मंटो, सादत हसन मंटो खाना लेने के लिए होटल चले गए। जरा इस बर्नी से अचार निकाल लीजिए। मंटो ने तेजी से मेज पर खाना लगाया और कुर्सी पर उकड़ो बैठ गया। वही मेज जो दम भर पहले, यानी चंद मिनट पहले अदबी कारगुजारियों का मैदान बनी हुई थी, एकदम खाने की मेज की खिदमत अंजाम देने लगी और बगैर किसी से पहले आप कहे हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से इसी तरह खाने के आदी हो। यहाँ उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि खाना खाते वक्त या कोई चीज खाने से पहले या खाना सामने आ जाए तो अक्सर एक दूसरे को कहा जाता है कि आप खा लीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। यहाँ किसी ने किसी से न कहा, फौरन सबों ने शुरू किया और खाना शुरू हो गया और उसी मेज पर जहाँ पहले झड़पे हुई थी और अभी वो खाने की मेज बन गई थी। मंटो फिल्मिस्तान में करीब करीब मुस्तकिल था। वो बड़ा खुश नजर आता था। मदा सराई जो उसकी जिंदगी का सहारा थी। मदा हमने इससे पहले भी देख चुके। मदा बना है हमद से और मदा कहते हैं तारीफ को, हमद कहते भी तारीफ को। यानी उस बात का आदी हो चुका था, वो आदी हो चुके थे कि लोग मेरी तारीफ करें। इसे मिलनी थी कि उसकी फिल्म 8 दिन कामयाब न हुई। जिस फिल्म में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, इसका नाम 8 दिन था, वो कामयाब न हुई। न जाने क्यों वो फिल्मिस्तान छोड़कर अशोक कुमार के साथ बॉम्बे टॉकीज चला गया। उसे अशोक कुमार बहुत पसंद था। मुखर्जी ने न जाने उसे क्या कह दिया था कि वो एकदम उनके खिलाफ हो गया। अब जो फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी आपस में उनसे कौन अनबन हुई, तू मैं हुई, फौरन उनके खिलाफ हो गए। बकवास है मुखर्जी, फ्रॉड है, पक्का वो तलखी से कहता। अब लग रहा है तलखी, तलखी बना है तल्ख से। अब तल्ख कहते हैं करवाहट को, तो यहाँ फौरन वो अपनी जुबान को करवाहट के हिसाब से चिल्लाते और कहते थे बहुत धोखेबाज आदमी है। बम्बई टॉकीज में जाकर उसने मुझे भी कंपनी में 1 साल के लिए सीनियर डिपार्टमेंट में काम दिलवा दिया और बहुत ही खुश हुआ। अब हम दोनों मिलकर कहानी लिखेंगे, तहलका मच जाएगा। मेरी और आपकी कहानी, अशोक कुमार हीरो, बस फिर देखिएगा। वो अक्सर अशोक कुमार को चाहते थे और कहते थे कि इस्मत आपा आप मजमून लिखिए और मैं भी मजमून लिखूंगा और दोनों मिलकर हम कहानियां लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे और जो भी फिल्म बनेगी उसमें अशोक कुमार काम करेंगे और अहम किरदार अदा करेंगे और अहम किरदार अदा करने के बाद आने वाली जो फिल्म रहेंगी वो कामयाब हो जाएंगी और तहलका मचा देगी। मगर मंटो की कहानी रह गई। मंटो दिन भर अपने कमरे में बैठा अपनी कहानी की उड़ेर बुन किया करता।
कभी अंजाम को आगाज बनाकर लिखता, कभी आगाज को अंजाम बनाकर, कभी वस्त से शुरू करके आगाज पर खत्म करता और कभी वस्त को अंजाम बना देता। बावजूद हजारों ऑपरेशनों के कहानी की कोई कुल अशोक कुमार को पसंद न आई, मगर मंटो यही कहता। यानी कई मरतबा उसने कहानी को ऊपर नीचे अलग अलग अंदाज से लिखा और अलग अलग अंदाज से लिखकर अशोक कुमार को पेश किया, लेकिन अशोक कुमार को कोई भी कहानी उनकी पसंद ना आती थी। लेकिन फिर भी उनको उम्मीद थी कि एक नई दिन ऐसी कहानी बनाऊंगा कि जो अशोक कुमार को पसंद आ जाएगी। अब गंगोली को नहीं समझते, मैं समझता हूँ वो मेरी कहानी में जरूर काम करेगा। आपकी कहानी में इसका रोल रोमांटिक नहीं, बाप का है, वो कभी नहीं करेगा। और मंटो से फिर लड़ाई होने लगती, मगर अदबी जुबान से यहाँ अपनी फिक्र पड़ी थी और वही हुआ कि जिद्दी और महल बन गई, मंटो की कहानी रह गई। जो फिल्में आने वाली थी उसमें स्क्रिप्ट लिखने का काम जो इनको दिया गया था वो काम मुकम्मल न हो सका और दूसरों की स्क्रिप्ट पर ये फिल्में भी तैयार होकर आ गई। मंटो को उसकी उम्मीद न थी और इसे बड़ी जिल्लत महसूस हुई। वो सब कुछ झेल सकता था, बेकदरी नहीं झेल सकता था। उधर मुल्क के हालात बिल्कुल ही अबतर हो गए। इसके बीवी बच्चे उसे पाकिस्तान बुलाने लगे। मंटो ने हमसे भी चलने को कहा। पाकिस्तान में हसीन मुस्तकबिल है, वहां हम होंगे, बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। मेरे जवाब पर मंटो मुझसे वाकई बददिल हो गया। इतनी लड़ाइयाँ और झगड़े मेरे उससे हुए, मगर यूं किसी संजीदा उसूल पर बहस नहीं हुई। अब मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और तकसीम वतन के वक्त उनके बीवी बच्चे तो पहले ही चले गए थे उस तरफ और इन्हें भी वहां बुलाने लगे थे मंटो साहब को कि आप भी इस मुल्क में आइए, यहाँ मिलजुल कर अदबी खिदमत अंजाम देंगे। और इन्हें भी बुलवाया जा रहा था, मगर उन्होंने इकरार नहीं किया बल्कि इनकार किया, जिस पर उन दोनों के झगड़े भी हुए। और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मंटो कितना बुज़दिल है। किसी भी कीमत पर वो अपनी जान बचाने को तैयार है। अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए वो भागे हुए लोगों की जिंदगी की कमाई पर दांत लगाए बैठा है और मुझे इससे नफरत सी हो गई। जब उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए और उनके जब आपस में तनाजात पैदा हुए तो उन्होंने इनकार करने पर उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक दिन वो बगैर इत्तिला किए हुए और मिले पाकिस्तान चला गया। बगैर बताए हुए तो बाहर पड़ोस मुल्क में चले गए अपने भी बच्चों से मिलने के लिए। मुझे बड़ी हतक महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बेइज्जती सी महसूस हुई। फिर जब उसका खत आया कि बहुत खुश है, बहुत उम्दा मकान मिला है, कुशादा और खूबसूरत कीमती सामान से आरास्ता। कुशादा यानी बहुत बड़ा कुशादा मकान मिला है, बड़ा मकान मिला है, वसी मकान मिला है, तो बहुत खुश हो गई और आरास्ता भी है, खूबसूरत भी है। हमें इसने फिर बुलाया था, जिद्दी खत्म हो गई थी और हमने आरजू शुरू कर दी थी। बुरे वक्त आए थे और चले गए। उसके फिर 2 खत आए। उसने बुलाया था, एक सिनेमा औलाट करवाने की उम्मीद दिलाई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसकी मोहब्बत का पहले भी यकीन था, मगर अब तो और भी मान जाना पड़ा। मैंने उसके खत फाड़ दिए और बात से चिढ़कर कि वो मेरे उसूलों की कदर क्यों नहीं करता। मैंने उसे जाने से नहीं रोका, फिर वो मुझे अपने रास्ते पर क्यों घसीट रहा है। अब इस्मत आपा कह रही है, इस्मत चुगताई कह रहे कि जब मैंने उनको दूसरे मुल्क जाने से नहीं रोका तो फिर वो मुझे क्यों बुला रहे। वहां तो उनको मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर वो भी मेरे एहसासात, मेरे जज्बात और मेरी बातों की कद्र क्यों नहीं करता। तो ऐसे लोगों की मुझे कद्र भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने आए हुए तमाम खतूत को क्या कर दिया, फाड़ दिया। फिर सुना मंटो बहुत खुश है, मकान छीन गया, मगर दूसरा मकान भी खासा अच्छा है। यानी जो मकान उनको वहां मिला था वो मकान क्या होगा, उनसे लिया गया, लेकिन फिर दूसरा मकान उनको मिला जो उन्होंने खत में लिखा था, वो भी अच्छा था। एक लड़की और पैदा हुई और साल गुजरते गए, एक लड़की और पैदा हुई। यानी 2 साल में 2 लड़कियां उन्हें पैदा हुई। मंटू का एक खत आया, कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान बुलवा लो। यानी इतनी सब कुछ होने के बाद फिर वो बहुत ज्यादा वहां रहते हुए बददिल हो गए, बदसन हो गए और बहुत ज्यादा मजबूर हो गए हालात के मारे। तो उन्होंने इन्हें खत लिखा कि आप हमें बुलवा लीजिए। फिर मालूम हुआ मंटो पर मुकदमा चला और वो उन्हें जेल हो गई। यानी किसी बात पर मंटो पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल हो गई। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठना।
अब ये भी मुहावरा है, हाथ पर हाथ धरे बैठना। ये भी मुहावरा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। इसके माने होते मायूस होना। क्या माना बोलो? मायूस होना। यानी किसी ने भी कोई एहतिजाज नहीं किया कि मंटो को क्यों जेल में डाला गया। किसी ने एहतिजाज भी न किया, किसी ने मुखालिफत भी नहीं की, बल्कि कुछ ऐसा लोगों का रवैया था कि अच्छा हुआ जेल हो गए। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हो गया जेल चले गए, अब जाकर वहीं पे वो अच्छे हो सकते हैं, अब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अब दिमाग दुरुस्त होना, तकब्बुर, गुरूर या घमंड जो रहता है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो दिमाग दुरुस्त होना वो भी क्या है? मुहावरा है कि गुरूर खत्म होना या जो तब्दीलियां दिमाग में आई हुई गंदगियां वो दूर हो जाना। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि अब वो जेल चले गए, वहां जाने का उनका दिमाग क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। न कहीं जलसे हुए, न मीटिंगे हुई, न रिजोल्यूशन पास हुए, न कहीं एहतिजाज किया गया, न कहीं जुलूस निकाले गए, न कहीं इश्तिहारात पेश किए गए, न कहीं मुखालिफतें की गई कि उन्हें जेल क्यों डाला गया। सबों ने चुप साध ली थी। फिर मालूम हुआ कि दिमाग चल निकला और पागल खाने में यार दोस्त पहुंचा है। फिर आगे ये हुआ मामला कि उनका दिमाग काम करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। मतलब पागल खाने में चले गए और दिमाग का तवाजुन क्या हो चुका था? बिगड़ चुका था। कई यार दोस्त, यार भी और दोस्त भी, माने यार के माने भी दोस्त और दोस्त के माने भी यार, कुछ दोस्तों ने उन्हें पागल खाने में पहुंचा दिया था। मगर एक दिन मंटो का खत आया, बिल्कुल होशो हवास में लिखा था कि आप बिल्कुल ठीक हो, अगर मुखर्जी से कहकर बम्बई बुलवा लो तो बहुत अच्छा हो। उसके बाद अरसे तक कोई खैर खबर नहीं मिली। फिर अच्छे होने के बाद फिर एक खबर आई, उन्होंने खत लिखा और कहा कि मुझे अपने मुल्क में बुलवा लीजिए, मुंबई आना चाहता हूँ, मुंबई में आकर फिर से अपनी वो जिंदगी जो अदबी जिंदगी थी या फिल्मी जिंदगी थी उससे वाबस्ता होना चाहता हूँ। नहीं मेरे खत का जवाब आया। फिर सुना कि दोबारा पागल खाने चले गए। फिर कई दिनों के बाद ये मालूम होने लगा कि फिर से वो उनका पागल खाने में वो चले गए हैं और वहां उनको फिर से दोबारा भेजा गया है। अब मंटो की खबरों से डर सा लगता था, पूछने की हिम्मत न पड़ती थी, खुदा जाने इसका अगला कदम कहाँ पड़ा हो, मगर पागल खाने से आगे जो कदम पड़ता है वो लौट कर नहीं आता। इसमत चुगताई कहना चाहती है कि जब इंसान पागल खाने चला जाता है और वहां जब दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद जो अगला कदम होता है, अगर दिमागी तवाजुन अच्छा न हो तो एक वक्त आता है कि इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, मतलब उसका इंतकाल हो जाता है। इसका अगला कदम कहाँ होगा कि वो लौट कर कभी नहीं आएगा, मतलब दुनिया से चला जाएगा। पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भी इतनी कड़वी खबरें सुनी कि जी उब गया। अब जी उब जाना ये भी मुहावरा है। अब जी उब जाना, पुख्ता जाना, पुख्ता जाना। अब जी उब जाना इसका मतलब है पुख्ता जाना। ये भी मुहावरा है, जी उब जाना माने है उगता जाना। कि इतनी ऐसी ऐसी खबरें आती थी कि जिससे जी क्या होने लगा? उबने लगा, बेतरह पीने लगे हैं, अपने पराए हर एक से पैसा मांग बैठते हैं, अखबार वाले बिठाकर सामने मजमून लिखवाते हैं, पेशगी पैसा दो, सब खा जाते हैं। यानी उनकी आदत यहाँ बयान की गई है कि शराब के आदी हो चुके हैं, साथ ही साथ लोगों से पैसा मांगते हैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, और किसी से अगर पेशगी कोई पैसा रुपए ले लिया हो तो उसको फौरन क्या कर देते हैं? इस्तेमाल कर देते हैं। मंटो का आखिरी खत आया जिसमें एक मजमून अपने ऊपर लिखने को कहा था और बेसख्ता मेरी मनहूस जुबान से निकल गया था कि अब तो मरने के बाद ही मजमून लिखूंगी। इसमें चुगताई के लिए खत आया था और कहा गया था कि मेरे ऊपर आप एक मजमून लिखो, लेकिन उनकी जुबान से बर्जस्ता निकला था कि आपके ऊपर मैं मजमून लिखूंगा, लेकिन उस वक्त लिखूंगा जब आप मर जाओगे। और आज मंटो के मरने के बाद मैं लिख रही हूँ। यानी मजमून जो लिखा गया है मंटो, सादत हसन मंटो के दुनिया से चले जाने के बाद इसमें चुगताई ने मजमून लिखा। मंटो ही नहीं, अरसा हुआ मेरे और मंटो के दरमियान बहुत कुछ मर चुका था। आज सिर्फ एक कसक जिंदा है, ये पता नहीं चलता कि किस बात की कसक है। यानी कौन सी चीज मेरे दिल में खटक रही है, कौन सी कसक बाकी रह गई है। क्या इस बात की नदावत है कि वो मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। यानी उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर कहानियां लिखते थे, अदबी खिदमत अंजाम दिया करते थे, लेकिन आज मंटो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये मेरे सीने पर फिर कर्ज जैसा बोझ क्यों है? मुझे तो मंटो का कोई कर्जा याद नहीं, और उसका कर्जा भी क्या था? यही ना कि उसने मुझे बहन कहा था। उन्होंने कहा कि हल्का सा बोझ मेरे दिल पर हमेशा महसूस होता है
शायद ये बोझ उस वक्त का होगा, या ये बोझ जो है इस बात का है कि उसने बातों बातों ने कहा था कि आप तो मेरी बहन हो, मगर बहनें तो खड़ी भाइयों को दम तोड़ता देखती है। अब दम तोड़ना ये भी क्या है, मुहावरा है, यानी मर जाना। दम तोड़ना ने क्या, मर जाना। मगर बहनें तो खड़ी भाइयों को दम तोड़ता देखती है और कुछ नहीं कर पाती। मरने वाले जख्म लगा जाते हैं, जो न दुखता है न रिश्ता है, खामोश सुलगता रहता है। इनका कहने का मतलब यह है कि एक भाई दुनिया से चला गया और बहन जो है उसके गम में क्या कर रही है, तड़प रही है, अपने भाई को याद कर रही है। अभी पूरे खाके में जो बयान की गई बातें बयान की गई है, जो खाका पेश किया गया है सादत हसन मंटो का, उसमें आजिज तलबा तलबा ये बताने की कोशिश की गई है कि एक सादत हसन मंटो जो है उसकी अदबी जिंदगी कैसी थी, उसकी घरेलू जिंदगी कैसी थी, उसके आदात व अतवार कैसे थे, लोगों से गुफ्तगू का अंदाज किस तरह था। लेकिन ऐसे एक अंदाज में पेश किया गया है कि इसको पढ़ते वक्त यूं महसूस होता है कि सादत हसन मंटो जो है ये हमारे सामने मौजूद है और हम अपनी आंखों के सामने उन्हें देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि सादत हसन मंटो की जिंदगी और उनकी शक्ल सूरत और उनका वजूद यूं महसूस होता है जैसे जीती जागती तस्वीरें उनकी हमारे सामने नजर आ रही थी। अजीज तलबा तलिबात, ये पहला खाका था जो आज यहाँ मुकम्मल हो गया। जो कवाई सरगर्मियाँ जो है वो आपको इंशाअल्लाह सेंड की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।